जीडीपीजी, आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट या गेट एक्सेल, एक अच्छी सिंगल डिजिट रैंक लाने के लिए चाहिए हमें बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, जो मिलने वाला है आपको हमारे प्रतिज्ञा बैच में। सो क्या क्या मिलेगा प्रतिज्ञा बैच में आपको मिलेंगे यहाँ पे लाइव लेक्चर्स, उसका पीडीएफ नोट्स, स्टडी किट, असाइनमेंट्स, उनका वीडियो सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं 2026 एंट्रेंस के लिए या 2025 सीएसआईआर नेट एंट्रेंस के लिए, तो आप भी जुड़ सकते हैं वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी की टीम के साथ। Here is the information of Pratigya batch. So why to waste time? Just join the Ved Prep Biology Academy and register yourself. तो आज हम लोगों को शुरू करना है प्रोटीन्स के बारे में। ये क्या है? आप लोगों का बायोमोलिक्यूल है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी एंड दिस इज योर वन अमंग द बायोमोलिक्यूल। ठीक है, अब देखो, प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है, इसका मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। आप लोगों को प्रोटीन बहुत सारे पता होंगे कि प्रोटीन हमारे कैरियर की तरह भी यूज होते हैं। प्रोटीन आपका कैरियर की तरह भी है, आपकी सेल की मेम्ब्रेन, आपकी ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन, आपके ऑर्गन में, आपके खाने में, आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, हर एक चीज के अंदर प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो यानी कि ये मेजर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर से आता है। अब बात करते हैं प्रोटीन। अब बात करते हैं कि हमारे पास प्रोटीन बनता किससे है। प्रोटीन की जो मोनोमेरिक यूनिट होती है, प्रोटीन की जो मोनोमेरिक यूनिट होती है बच्चों, वो आपकी होती है अमाइनो एसिड्स। दैट इज योर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड्स होती है। ठीक है, यानी कि एक अमाइनो एसिड जुड़ा, उसके साथ एक और अमाइनो एसिड जुड़ा और बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते गए, तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? प्रोटीन बन के आ जाएगा। प्रोटीन बन के आ जाएगा। पर बात और शर्त ये है कि जो इन सबके जुड़ने से जो प्रोटीन बन के आया, क्या ये फंक्शनल प्रोटीन है? क्या हम इसी को बोल सकते हैं यही काम करने के लिए पहुंच जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जो प्रोटीन बन के आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस होती है। प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी बनता है, टर्शरी बनता है, फोल्डिंग हो के क्वार्टरनरी स्टेज तक भी आ जाते हैं और हमें ये सब कुछ पढ़ना है। आ रही आप लोगों को बातें समझ में? तो हमारी मोनोमेरिक तो यूनिट क्या है आपकी? अमाइनो एसिड्स है, राइट? व्हाट इज योर मोनोमेरिक यूनिट? अमाइनो एसिड। यानी कि जो प्रोटीन है उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है आपकी? अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, कि क्या है बच्चों? अमाइनो एसिड्स है। अब जरा ध्यान से सुनते जाना। आपके पास इसकी फंक्शनल यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट तो मैम आप लोगों ने बता दी कि क्या है आपकी? अमाइनो एसिड्स है। इस अमाइनो एसिड्स को अगर मैं बनाना देखूं, मैं अगर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखूं, तो हमारे पास सेंटर में एक कार्बन होता है। और क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, तो अगर सिर्फ मैं एक नॉर्मल अमाइनो एसिड का एक बेसिक, अगर आपसे कोई लेमन लैंग्वेज में पूछने लग जाए कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर मुझे एक्सप्लेन कर दो, तो इसके अंदर एक आर ग्रुप होता है जो बहुत सारे अमाइनो एसिड उनमें डिफर करेगा। एक एच ग्रुप होता है हमारे पास, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है। क्या होता है? एक अमीनो ग्रुप होता है। जो ये NH2 है, ये आप लोगों का क्या है? अमीनो ग्रुप है। क्या है बच्चों? अमीनो ग्रुप है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनो ग्रुप। और कार्बोक्सिल को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप हम लोग बोल देते हैं इसको। अब देखो जरा ध्यान से देखना। अमीनो एसिड्स के अंदर 2 वर्ड्स आ रहे हैं। अमीनो यहाँ पर इस अमीनो ग्रुप को ही बता रहा है और एसिड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को बता रहा है। ये यहाँ पर किसको बता रहा है? अमीनो ग्रुप को बता रहा है। और ये किसको बता रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड को बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है किसका बच्चों? हमारा अमीनो एसिड्स का। तो प्रोटीन बनते किससे हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं और तब जाकर के आपका क्या बन के आता है? प्रोटीन बन के आता है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास देखो एक प्रोसेस, जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको हल्का सा मैं बता दूं। ब्लैक नहीं है कलर, रुको एक सेकेंड।
हाँ जी, अब देखो, जिन्होंने प्रोसेस पढ़ लिया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, उनको ये समझ में आता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार उनके लिए मैं बता देती हूँ। हाँ, अब देखो, आपके पास एक प्रोसेस होता है, हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 3 बेसिक प्रोसेसेस समझेंगे। एक का नाम होता है रेप्लिकेशन, एक का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक का नाम होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। जब मैं बोल रही हूं आप सिर्फ सुनेंगे अपने कान लगा के, लिखेगा कोई नहीं, ठीक है। अब इस ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, देखो ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो mRNA होता है, mRNA को हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। क्या होता है ये आपका मैसेंजर आरएनए। ये mRNA के ऊपर राइबोसोम, जो बचपन में पढ़ रखा है ना कि इस mRNA के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, tRNA अटैच होते हैं, और mRNA पे जो सीक्वेंस है ना, mRNA पे जो सीक्वेंस है उसको पढ़ के आपका एक अमीनो एसिड को बुलाया जाता है, दूसरे अमीनो एसिड को, तीसरे को, और इनके बीच में बॉन्ड्स बनाए जाते हैं, और इस तरीके से आपका क्या बन के आता है, प्रोटीन बन के आता है। तो यानी कि mRNA से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। थोड़ी सी बैक हिस्ट्री बता रही हूँ, ट्रांसलेशन क्या है, mRNA को पढ़ करके क्या बनाना, प्रोटीन बनाना, ठीक है। मैंने बताया कि टेंशन मत लो, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यही पढ़ना है। तो अभी आपके कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं मोल बायो से रिलेटेड तो अभी पोस्ट कर दो उनको, क्योंकि हम लोग मोल बायो में उन सबको हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, आपके पास हो क्या रहा है बच्चों, आपके पास हो रहा है कि हमारे पास इस mRNA को पढ़ के हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। mRNA जो है, mRNA एक क्या है आप लोगों का, जेनेटिक मटेरियल ही तो है, न्यूक्लिक एसिड ही तो है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। हमारे पास अगर आप लोगों को पता हो, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये सब प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, सब चीजों को पढ़ेंगे। बस एक चीज याद रख लो, आपका एक अमीनो एसिड इस mRNA के अंदर, mRNA ये थोड़ी ना बाहर से किसी आसमान से कहीं से बन के आ गया, नहीं, mRNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जैसे प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट क्या है, अमीनो एसिड्स है, ऐसे ही जो आपका डीएनए या फिर आरएनए होता है ना, उनकी बेसिक यूनिट होती है, उनकी मोनोमेरिक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होती है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स होती है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, इनकी मोनोमेरिक यूनिट ये है, ठीक है। अब आपके पास mRNA के अंदर भी न्यूक्लियोटाइड है, 3 न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक कोडोन बोलते हैं, ठीक है। एक कोडोन जो आपका वो है, वो किसको कोड करता है, 1 अमीनो एसिड को कोड करता है। किसको कोड करता है बच्चों, 1 अमीनो एसिड को कोड करता है। आप लोगों ने 12th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारे पास इन टोटल 64 कोडोन्स होते हैं। इन टोटल कितने कोडोन होते हैं, 64 कोडोन्स होते हैं। क्यों होते हैं पता चल जाएगा, नो नीड टू पैनिक, ठीक है। 64 कोडोन्स होते हैं, उनमें से 61 कोडोन्स तो आपके क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। 61 कोडोन्स जो है अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, और जो बाकी बचे हुए 3 कोडोन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्टॉप कोडोन्स को कोड करते हैं। यानी कि वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, स्टॉप कोडोन है। इवन दो स्टेटमेंट भी रॉन्ग प्रूफ होगी, बट स्टिल, हाँ। तो हमारे पास 61 कोडोन्स जो है वो अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं, राइट। किन को कोड कर रहे हैं बच्चों, अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो कोडोन्स हैं, डिफरेंट पॉसिबल कोडोन्स, देखो आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक आरएनए के अंदर, ठीक है। कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। ये 4 न्यूक्लियोटाइड आपके एक आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी 4 की पावर 4 जब हम लोग करते हैं तब हमारे पास आते हैं यहाँ पे डिफरेंट कोडोन्स, ठीक है। क्या आते हैं, डिफरेंट कोडोन्स आते हैं, 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और जब हम लोगों ने पढ़ा इनके बारे में तो हमें पता चला कि जो 61 कोडोन्स है ना, वही सिर्फ अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। 61 कोडोन्स ही किनको कोड करते हैं, अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे कोडोन के, तो जिनको हमारे पास यस हर्षिका, तो जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आपके पास
61 कोडोन्स हैं जो किनको कोड कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। और आपका प्रोसेस भी क्या हो रहा है, देखो एक ट्रिपलेट कोडोन को पढ़ना, एक ट्रिपलेट के कोडोन को पढ़ना, ट्रिपलेट के कोडोन को पढ़ना और एक अमाइनो एसिड को बुलाना, एक अमाइनो एसिड को बुलाना, एक अमाइनो एसिड को बुलाना। ठीक है, आपके पास ये हो किस में रहा है, आप लोग बाहर बैठ करके, सेल के बाहर बैठ के एक एमआरएनए को बिछा के एक ट्रिपलेट कोडोन को लेके पढ़ करके खुद से अमाइनो एसिड्स को नहीं जोड़ सकते। सेल्यूलर प्रोसेसेस हैं ये, अनटिल एंड अनलेस लैब में आप कुछ वो कर रहे हो वो सब अलग बातें हैं, लेकिन बायोलॉजी के बाहर आप लोग किचन में बैठ के अमाइनो एसिड्स को नहीं बना सकते, प्रोटीन को नहीं बना सकते, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या हो रहा है कि हमारा एक जो ट्रिपलेट कोडोन है इसको पढ़ करके अमाइनो एसिड आ रहा है, यानी कि बायोलॉजिकली आपका एक कोडोन को पढ़ के जो अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है प्रोटीन के अंदर, यानी कि बाय रीडिंग दी एमआरएनए, बाय रीडिंग दी एमआरएनए, amino acids are incorporated, amino acids are incorporated in the protein chain, और जिन अमाइनो एसिड्स को इनकोड किया जाता है उन अमाइनो एसिड्स को बोलते हैं हम लोग, इन अमाइनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते हैं, जिनको क्या किया जा सकता है, जिनको आप लोग बायोलॉजिकली एक प्रोटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो बाय अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन, बाय अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन। उन्हीं अमाइनो एसिड को हम लोग स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते हैं, और हमारे पास इस लिस्ट के अंदर 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं। कितने अमाइनो एसिड हैं, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं। आपको सबके नाम याद कराऊंगी मैं, वो मेरी टेंशन है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो हमारे पास कितने अमाइनो एसिड है, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। इवन दो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस हम लोग इस लिस्ट को एक्सपैंड करते हैं और बोल देते हैं कि 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, बट स्टिल हमारे पास कितने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, 20 ही स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। तो ठीक है, ये तो आप लोगों के अमाइनो एसिड्स की मैंने आपको बात की कि ट्रांसलेशन के दौरान अमाइनो एसिड्स को बनाया जाता है, अमाइनो एसिड्स को क्या किया जाता है, जिनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब दो अमाइनो एसिड्स के बीच में आप लोगों को एक बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, दो अमाइनो एसिड्स के बीच में आपको एक बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये आपका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, इसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि अमाइनो एसिड्स के बीच में जिस बॉन्ड होता है, दो अमाइनो एसिड्स को जो जोड़ के रखता है, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और आपके पास एक एक अमाइनो एसिड्स को बाय पेप्टाइड लिंकेज क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। आई विल रिपीट इट वंस अगेन। हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस है जो हमें पढ़ने हैं, उनमें से एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में होता क्या है कि जो एमआरएनए है उसके सीक्वेंस को पढ़ करके अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब जिन कोडोन्स को पढ़ के, ट्रिपलेट एक कोडोन है, उस ट्रिपलेट कोडोन, देखो एमआरएनए के अंदर कोडोन्स है, सीक्वेंस है, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते, एमआरएनए के अंदर वो सीक्वेंस है, वो कोडोन्स हैं, जिस एक ट्रिपलेट कोडोन को पढ़ करके आप क्या करते हो, एक अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करते हो, राइट। यानी कि एक अमाइनो एसिड को 3 न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब जिन अमाइनो एसिड्स को बायोलॉजिकली बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते हैं। और हमारे पास ऐसे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। कितने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस हम इसको 22 बोलते हैं। आपको इन 20 के 20 का नाम मैं याद कराऊंगी, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं भाई, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। हाँ, अब बताओ किसी को कोई दिक्कत।
अरे रे रे, कोडोन है ना, सॉरी, इधर 4 की पावर 3 आएगा, क्योंकि एक कोडोन के अंदर 3 अमाइनो एसिड और 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है। वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बता दूंगी मैं। अब देखो, अब बैक टू दी स्क्वायर वन। नेचर के अंदर, इन नेचर ऑलमोस्ट 900 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। 900 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, 900 अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट, बट but there are but there are only 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, यानी कि जिनको आप बायोलॉजिकली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, वो तो क्या है आपके 20 ही है। इवन दो इनके अंदर मॉडिफिकेशन कर करके किसी के अंदर कोई चेंजेस कर दिया, किसी के अंदर कोई चेंजेस कर दिया, तो नेचर के अंदर तो 900 है, लेकिन नेचर के अंदर सिर्फ 20 ही स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, यानी कि सेल उन 20 को ही इनकॉर्पोरेट करने की क्या रखता है, हिम्मत रखता है। नहीं हर्षिका, न्यूक्लियोटाइड ही यूज होगा। आई नो इट्स कंफ्यूजिंग फॉर यू ऑल, जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। वेरी गुड शालिनी। अच्छा, अरे वाओ, सो स्वीट ऑफ यू संजना। हाँ जी, तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है कि क्या है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, व्हाट आर दीज, है ना। चलिए अब आगे करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। चलिए, एम आई पॉज्ड? क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स अब हम लोग करते हैं। सबसे पहला हमारे पास नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड समझने पे तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं जरा अमाइनो एसिड्स की। आपके पास सबसे पहली कैटेगरी आती है अल्फा अमाइनो एसिड। इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक और टर्म समझाना चाहती हूँ, और वो टर्म क्या है? कायरलिटी। ठीक है, कि अगर मैं किसी को भी कायरल बोल रही हूँ तो बेसिक सी क्या बात होती है कायरलिटी को बोलने के लिए, वो देख लेते हैं। सपोज मुझे बोलना है कि कोई भी एक कंपाउंड या फिर कोई भी एक कार्बन एटम कायरल है या नहीं है, आगे तक की बात है, अभी याद कर लो। देखो, आपके पास एक कार्बन है, उसके पास 4 वैलेंसीज होती हैं। अब मैं ये बात बोल रही हूँ तो आप लोगों को अटपटा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। अगर इस कार्बन के पास जो चारों वैलेंसीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं वो अलग है, वो सारी की सारी अलग है, तो इस एटम को क्या बोलेंगे? कि ये कायरल कार्बन है। इसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कायरल कार्बन बोलेंगे। तो यही हमारे पास क्या है? कायरल कार्बन है। यानी कि हमारे पास कायरलिटी बोलते किसको है? कि जिस कार्बन के साथ जो चारों उसके जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो क्या है? अलग अलग है। ग्रुप्स आई एम सेइंग, एटम्स नहीं बोल रही हूँ, ग्रुप्स बोल रही हूं मैं। अगर चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं तो वो क्या है? कायरल है। सपोज मैंने जोड़ दिया यहाँ पे कायरन के कार्बन के इस साइड पे हाइड्रोजन है, इस साइड पे अमीनो ग्रुप है, इस साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इस साइड पे कोई भी हमारे पास NH2 NH3 जुड़ा हुआ है। तो
तो अब ये देखो, आप लोग ये नहीं देखोगे कि यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, जी नहीं, यहाँ पे भी एक अलग ग्रुप है, यहाँ पे भी एक अलग ग्रुप है, यहाँ पे भी एक अलग ग्रुप है और यहाँ पे भी एक अलग ग्रुप है। तो यानी कि यही हमारा क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। अब अगर उसके अंदर एक ही कार्बन एटम है तो हम बोल देंगे कि ये कायरल कंपाउंड हो गया है हमारा। आ रही है आप लोगों को बातें समझ में? वो तो बोल रही है नहीं लिख रहे थे। यस, हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में बात करेंगे अंकिता। तो अब देखो, आपके पास अमीनो एसिड्स की मैं क्लासिफिकेशंस बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आ रहा है हमारा कौन, अल्फा अमीनो एसिड। सबसे पहले कौन आ रहा है इस लिस्ट के अंदर, अल्फा अमीनो एसिड्स। अब देखना जरा आपके पास, हाँ जी, व्हाट आर अल्फा अमीनो एसिड्स, वो क्या होते हैं एक बार वो अब हम लोग देख लेते हैं। अल्फा अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होगा जिससे डायरेक्टली, देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर आपका H ग्रुप है, फिर आपका R ग्रुप है। यही तो आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास क्या है, यही तो आप लोगों का अमीनो एसिड की मैंने डेफिनेशन बताई थी ना। तो आपके पास जो ये देखो, आपका सबसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा होता है, केमिस्ट्री छोड़ दो, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा है भाई, अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो उससे जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा कार्बन बोलेंगे। एंड फॉर दैट नेम ओनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। आपके पास में मैं डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड बनाती हूँ। देखो, C डबल बॉन्ड OCOH, इधर है आपके पास एक और कार्बन CH2, इधर फिर से एक अमीनो ग्रुप आ गया, ये एक H और ये एक R। अब देखो, CH2 CH2 और NH2 H ग्रुप और R। अब देखो जरा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा के बाद ये कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। अल्फा के बाद ये कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। इसके बाद इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग, गामा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, अब देखना जरा, अब देखना जरा, आपको अगर इधर दिखाई दे रहा हो, क्या ये कायरल है, अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, H ग्रुप है, R ग्रुप है, ये कायरल है बिल्कुल। और इस तरीके के अरेंजमेंट को, इस तरीके के अमीनो एसिड्स को बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। और आपके आपके जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। ऑल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर, ऑल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, ऑल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आपके कैसे हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। अब देखो, क्या ये एक अमीनो एसिड है, आपके पास एक कायरल कार्बन है, उसके साथ एक COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर एक अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, H ग्रुप जुड़ा हुआ है, R ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये क्या है आप लोगों का एक अमीनो एसिड है। और इस तरीके के अमीनो एसिड का अलग नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं बीटा अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा अमीनो एसिड। अब आप लोगों में से कोई सोच रहा होगा कि मैम ये कार्बन अगर इधर आ गया तो फिर उसको बीटा अमीनो एसिड नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बीटा अमीनो एसिड नहीं बोलेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम अगर ये इस तरीके से हो, C डबल बॉन्ड OOH और इधर हमारे पास NH2 हो, ये H हो, ये R हो, तो मैम ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड अल्फा, ये क्या है, बीटा। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा पोजीशन पे नहीं है, वो अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन में काउंट नहीं होगा। क्वेश्चन स्टॉप्स हियर ओनली। ठीक है, तो इस तरीके के अमीनो एसिड को क्या बोला जाता है, बीटा अमीनो एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, बीटा अमीनो एसिड बोला जाता है। अब जरा इधर फोकस करना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप है, H ग्रुप है, R ग्रुप है, कितने कार्बन है यहाँ पे, गामा कार्बन। और इस अमीनो एसिड को बोला गया है गामा अमीनो एसिड।
अब आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। बिल्कुल करते हैं, तभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते तो मैं शायद आप लोगों को पढ़ा भी नहीं रही होती। आ रही आप लोगों को बातें समझ में? ठीक है, तो हमारे पास देखो नेचुरली तो जितने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है वो किस कॉन्फ़िगरेशन में है? आपके अल्फा अमाइनो एसिड्स में है, अदरवाइज ये भी मिलते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैम बॉडी के अंदर ये अमाइनो एसिड्स मिलते हैं बीटा और गामा? बिल्कुल मिलते हैं। आपके बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ोगे आप लोग जो बीटा और गामा में फॉर्म में भी होंगे, लेकिन आपका बॉडी एक सेल ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू जो प्रोटीन बनाएगा ना, वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट करेगा, उसके बाद उनके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू। इसमें कोई वो नहीं है, दोहराई नहीं है। आ रही है बात समझ में? मैम बॉडी में पूरे कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? इट डिपेंड्स शालिनी, किसी की बॉडी अमीनो एसिड डेफिशिएंट भी होती है। कई कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसकी में प्रोटीन कम है, इसकी में प्रोटीन बहुत ज्यादा है। अमाइनो एसिड्स बहुत सारे हैं। देखो आपके पास अगर आपने ट्रांसलेशन पढ़ लिया है डिटेल में, तो हमें पता है कि 22 तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ही है, और इतने सारे एंजाइम्स है जो मॉडिफाइड है। तो आई कांट प्लेस अ नंबर हियर। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 तरीके के अमाइनो एसिड हैं, अल्फा बीटा और गामा। कोई दिक्कत किसी के दिमाग में, कोई क्वेश्चन जो मैंने बताए उनके अलावा भी? नेचर में 900 अमाइनो एसिड्स बनते हैं। हाँ, बॉडी के अंदर आई कैन नॉट डिफाइंड, इवन बॉडी के अंदर डिफाइंड ही नहीं हुआ अभी, नेचर का डिफाइन हो चुका है। प्रोटीन्स को मैं बता सकती हूँ कि बॉडी के अंदर 45,000 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 45,000। कल को तुम में से कोई साइंटिस्ट बनने लग जाए और गिनती करने बैठ जाए। अंकिता 20 स्टैंडर्ड है अंकिता, 20 स्टैंडर्ड है, पर इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ यही है अमाइनो एसिड, और भी अमाइनो एसिड्स हैं, पर हमें पढ़ना स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में ही है, और वो भी अल्फा अमाइनो एसिड्स है सारे के सारे। हाँ, इन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को हम एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल कैटेगराइज करते हैं। नेहा, आई एम डूइंग पीएचडी। मैम इन 20 अमाइनो एसिड से पूरी बॉडी बनी है लाइक, और नहीं 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 रितिका, अरे भाई 20 स्टैंडर्ड है। रुको भाई, तुम लोग रुको। अमाइनो एसिड्स को फर्दर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अमाइनो एसिड्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 2 और कैटेगरीज के अंदर। हम लोग अमाइनो एसिड्स को 2 और कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है हमारे पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, और दूसरी क्या है? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो दोनों अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं ट्रांसलेशन के थ्रू, जिनको एक पेप्टाइड के अंदर, पॉलीपेप्टाइड के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। उनके अलावा बाकी सारे अमाइनो एसिड्स कैसे हैं? नॉन स्टैंडर्ड है। बॉडी के अंदर स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड दोनों तरीके के अमाइनो एसिड मिलते हैं। ठीक है, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं राइबोसोमिकली अमाइनो एसिड को ही हाँ 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 हाँ, ट्रांसलेशन राइबोसोम्स के थ्रू, बिल्कुल। इन अल्फा बीटा गामा विच वन आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन बॉडी? अप्रोप्रिएट का मतलब देखो तीनों मिलते हैं, तीनों तरीके के अमाइनो एसिड्स आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर जो आप लैंग्वेज मुझे समझ में आ रहा है, आप जिस लैंग्वेज से पूछना चाहते हो वो अल्फा।
यस आंचल, हमेशा अल्फा वही होगा। और भी फॉर्म होते होंगे डेफिनेटली सभी ना, और भी एग्जिस्ट करते होंगे, हमें जितने नॉलेज में है वो है अल्फा बीटा गामा, और भी मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं। ऐसा 12th की एनसीईआरटी में था कि 20 अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, नहीं अंकिता, नो 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 नो, सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स की बॉडी बनी नहीं होती, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। जो आप लोगों का ये गामा अमाइनो एसिड है, गामा अमाइनो एसिड्स है, इसमें इसका एक एग्जांपल है गाबा। अब ये गाबा आपकी बॉडी के अंदर मिलता है, तो फिर तो एनसीईआरटी की लाइन फेल हो गई, 12th की एनसीईआरटी वोंट वर्क है। आ रही है यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आई? अब देखिए, जो कायरल कंपाउंड्स हैं, जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, कायरल कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं। अब आप लोग इसकी डेप्थ में मत पूछना मुझसे, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। बस ये सोचो कि जितने कायरल कंपाउंड्स हैं उनके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि लाइट अगर आ रही है और आपके पास अगर लाइट एक फेज में, देखो लाइट अगर आप सोचो, आपने ना फोन की टॉर्च ऑन की, तो वो लाइट ऐसे तो है नहीं कि टॉर्च की जो लाइट है वो सीधे सीधे ट्रेवल कर रही है, नहीं, वो क्या करती है, डेविएट करती है। तो लाइट हर एक डायरेक्शन में रन करती है, लेकिन अगर आपने उसको एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, पोलराइजर्स आते हैं, आप लोगों ने वो बीम, वो क्या बोलते हैं उसको, बीम लाइट बोलते हैं, जिसके थ्रू एक ही कलर की लाइट निकलती है, वो दूर तक ट्रैवल करती है। तो ऐसे पोलराइजर्स आते हैं जो आपकी बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शन की जो लाइट्स है ना, उसको एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि जो एक डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसको वो क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, रोटेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बात बताई कि जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं वो कैसे हैं, कायरल है, क्योंकि उनके अंदर मैंने कहा कि अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। तो नॉट ऑल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर कायरल, नॉट ऑल। देखो एक स्टेटमेंट यहाँ पे आ सकती है और जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी तब भी एक्सप्लेन होगा ये। पहली बात ये समझो कि कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। अंकिता अब मैं सब एक दो एक्सेप्शन उठ के आ गया तो मैं उस पर बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन बनाएंगे। कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स खाली भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको प्रोटीन में ही घुसना जरूरी है। अमाइनो एसिड्स कुछ कुछ खाली भी प्रेजेंट होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। बीटा वाला एक बार बता दीजिए आंचल। देखिए बीटा अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है जिनके साथ, देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच अल्फा, फिर कौन सा है, बीटा कार्बन। तो जिनके अंदर अल्फा के साथ अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड बोलेंगे। बीच में अगर एक और कार्बन आ रहा है तो बीटा अमाइनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। हाँ लेजर लाइट, एग्जैक्टली, यस। अब देखो कायरल कंपाउंड्स क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। सपोज आपके पास क्या है, आपके पास ये एक लाइट है जो हर एक डायरेक्शन में जा रही है, जो क्या कर रही है, हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है, हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको एक मोनोक्रोमैटिक फिल्टर के थ्रू पास किया। आपने क्या किया बच्चों, इसको एक मोनोक्रोमैटिक फिल्टर के थ्रू पास किया, ठीक है। ये आपके पास एक मोनोक्रोमैटिक फिल्टर है, मोनो मतलब सिंपल, क्रोमैटिक मतलब कि आपकी लाइट। तो मोनोक्रोमैटिक फिल्टर के थ्रू आपने क्या किया, इसको पास किया, आपने इसको क्या किया बच्चों, पास किया। और अब आपके पास एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ जाती है। क्या आ जाती है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ जाती है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड
लाइट है, ठीक है, ये आपकी लाइट है जो कि हर एक डायरेक्शन में है, ऑल डायरेक्शंस। आपने क्या किया, आपने बाकी सब डायरेक्शंस की लाइट ब्लॉक कर दी, अब आपने सिर्फ चलाया है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन की लाइट आई है। क्या आई है, इस डायरेक्शन की लाइट हमारे पास आई है। अब आपने इस डायरेक्शन की लाइट को क्या किया, आपके पास ना एक टेस्ट ट्यूब थी, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब थी और आप उसके अंदर आपके क्या थे, अमाइनो एसिड्स थे। क्या थे बच्चों, अमाइनो एसिड्स इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट थे। अमाइनो एसिड्स इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या थे, आपके प्रेजेंट थे। तो अब आपके पास जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई है, जो जिसके अंदर एक सर्टेन डायरेक्शन है, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये जो अमाइनो एसिड है, ये इस लाइट को क्या कर सकते हैं बच्चों, डेविएट करा सकते हैं। ये इस लाइट को डेविएट करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डेविएट करा सकते हैं, ठीक है। अगर तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा दे, अगर तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइट को रोटेट करवा दे, तो उन तरीके के अमाइनो एसिड्स को बोलेंगे हम लोग, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करवा दे, ये इस डायरेक्शन में लाइट आ रही थी, प्लेन पोलराइज लाइट, अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करवाया तो इन अमाइनो एसिड्स को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमाइनो एसिड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया तो इन अमाइनो एसिड्स को बोलेंगे आप लोग लीवो रोटेटरी अमाइनो एसिड्स। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हैं, या तो फिर किस में करवा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे तो इन तरीके के अमाइनो एसिड्स को बोला जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमाइनो एसिड्स। क्या बोला जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमाइनो एसिड्स, जिनको आप लोग लिखोगे स्मॉल डी से, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में करवा रहे हैं तो इनको लिखा जाएगा लीवो रोटेटरी अमाइनो एसिड्स, लीवो रोटेटरी अमाइनो एसिड्स, और इनको सिग्निफाई करेंगे स्मॉल एल से। आप लोग बहुत सारी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स की, आपसे पेपर में जिसके बारे में बात की जाए आप उस तरीके से उसको लिखेंगे। ये हमारे पास स्मॉल डी और स्मॉल एल है, हम कैपिटल डी कैपिटल एल भी पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत करना है, दोनों अलग अलग है। लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं आपके अमाइनो एसिड्स, उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बस शर्त ये है कि सिर्फ कायरल कंपाउंड्स ही इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इस चीज को आप लोगों को नहीं भूलना है कि सिर्फ रोटेट कौन करवा सकता है, आपके कायरल कंपाउंड्स करवा सकते हैं, इसके अलावा और किसी के पास इतनी जुर्रत या इतनी हिम्मत है ही नहीं। आ रही है आप लोगों को ये बातें समझ में? तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर लोगे कि हमारे पास अगर ऑल स्टैंडर्ड, उल्टा करो इसको, ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स आर नॉट स्टैंडर्ड, ऑल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। हर्षिका क्लासिफिकेशन है, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, हमने जो पढ़ा है हम उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट को उल्टा लिखो कि ऑल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। देखो आपके पास लाइट हर डायरेक्शन में जाती है, आपने एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट कन्वर्ट कर दी पोलराइजर के थ्रू, एक मोनोक्रोमेटिक फिल्टर के थ्रू, जो लाइट हर एक डायरेक्शन में फैल रही थी वो एक डायरेक्शन में आ गई। अब इस एक, देखो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, आपके पास सपोज एक ही टेस्ट ट्यूब है, आपने लाइट पास करवाई। अब जो अमाइनो एसिड्स है, जो कायरल कंपाउंड्स है ना, वो इस लाइट को क्या करवा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। अगर तो उन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करवा दिया, अगर तो उन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करवा दिया तो उन तरीके के को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर जो प्लेन पोलराइज लाइट आ रही थी, अगर उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा दिया तो उन तरीके के अमाइनो एसिड्स को बोलेंगे लीवो रोटेटरी अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स विद कायरल कार्बन होते हैं, जरूरी नहीं है। और देखो नॉट आप लोगों को ये बाद में समझ में भी आ जाएगा जब मैं हर एक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद करवाऊंगी,
तब आप लोगों को पता भी चल जाएगा। लेकिन नॉट ऑल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर, नॉट ऑल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो कि आपके 20 हैं, नॉट ऑल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये बात आप लोगों को प्रूव करूंगी मैं जब हर एक का स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो सारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, या फिर हम क्या नहीं बोल सकते उनको कि कायरल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब एंटी क्लॉकवाइज और क्लिक, हाँ हाँ हाँ, आ रही है आप लोगों को ये बातें समझ में? अवनी आई जस्ट रॉट इट, नॉट ऑल भाई, नॉट। तुम सब लोगों को पेपर में भी नहीं दिखता और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। आई हैव रिटन नॉट। देखो सपोज ये P है, इस P को आप लोग मिरर में जब देखोगे तो आप लोगों को ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कैसे है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो मिरर इमेजेस होती हैं, कायरल कंपाउंड्स की जो मिरर इमेजेस होती हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं। अगर इसको आपने ऐसे का ऐसे उठाया और इधर रखा, इसको आपने ऐसे का ऐसे उठाया और इधर रखा, तो ये सुपर इम्पोज करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो मिरर इमेजेस होती है वो कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग अगर एक और स्टेटमेंट में दूं तो इन्हीं को हम लोग इनएंशियोमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर्स भी बोलते हैं। लेकिन जो आपके नॉन कायरल कंपाउंड्स है, सपोज ये सर्कल है, इस सर्कल की अगर आपने मिरर इमेज बनाई तो ये अभी भी सर्कल ही दिखेगा, है ना, अभी भी सर्कल ही दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, नॉन कायरल कंपाउंड्स है। तो जो नॉन कायरल कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या होती है, सुपर इम्पोजेबल इमेज होती है, सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होती हैं। तो वहां पर कोई इनएंशियोमर जैसे टर्म्स आप लोगों को देखने को भी नहीं मिलेगी। तो कायरल कंपाउंड्स के अंदर ही इनएंशियोमर दिखेंगे आपको। ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया शालिनी। हाँ जी, ये टर्म आप लोगों को समझ में आई कि ये P है, इसको अगर ऐसे का ऐसे उठाया और इधर रखा, ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे। सपोज हाथ है, आप अपने हाथ को ऐसे बनाओगे तो आपके मिरर के अंदर, अगर ये सपोज ये मिरर है तो ये अंगूठा इस तरीके से बनेगा। देखो ये इसकी मिरर इमेज है, मेरा एक हाथ मेरे दूसरे हाथ का क्या है, मिरर इमेज है। अब आपने इसका उठाया और ऐसे का ऐसे रखा, क्या ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। तो ये क्या है आपके भाई, ये कायरल है, मेरा ये कायरल है, मतलब सिर्फ समझाने के लिए, इसके अंदर कोई कार्बन नहीं है। पर ये इनको हम क्या बोल सकते हैं कि मिरर इमेजेस जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इनएंशियोमर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर्स बोलते हैं। और अगर ये गोला है, ये गोला बना दिया, इस गोले को, ये देखो इसकी ये मिरर इमेजेस दिखाई दे रही है आपको। अब मैंने क्या किया, मिरर इमेजेस दिखाई दे रही है, इसको उठाया और मैंने ऐसे का ऐसे रखा, तो पूरा सुपर इम्पोज कर जाएगा, पूरा सुपर इम्पोज कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो हमारे पास क्या आएंगे, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आएंगी। आपके पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं DL। देखो एक तो आप लोगों ने DL अभी पढ़ा, दूसरा DL अब हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, अरे भाई DL कॉन्फी, DL
कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड, वो था स्मॉल डी स्मॉल एल, ये है कैपिटल डी कैपिटल एल। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमीनो ग्रुप है, ये एच ग्रुप है और ये आर ग्रुप है। ठीक है, अगर अगर आपके पास ये अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे हो, अमीनो ग्रुप, ये मेरी राइट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, अमीनो ग्रुप अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, अगर मुझे अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके के अमीनो एसिड्स को क्या बोलूंगी मैं? एल अमीनो एसिड्स। क्या बोलेंगे हम लोग? एल अमीनो एसिड्स। स्मॉल एल था लाइट के रोटेशन पे, कैपिटल एल है कि अमीनो ग्रुप कौन सी साइड है। अगर मेरे पास यही अमीनो कार्बन हो, अगर ये अमीनो ग्रुप मेरा राइट हैंड साइड पे आ जाए, अगर अमीनो ग्रुप मेरा राइट हैंड साइड पे आ जाए, देखो अमीनो लेफ्ट एल, लेफ्ट फॉर एल, अमीनो आप लोगों को ध्यान रखना है, लेफ्ट फॉर एल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास ये H ग्रुप है, ये R ग्रुप है। अगर अमीनो ग्रुप आप लोगों का कौन सी साइड पे हो? राइट हैंड साइड पे हो। अगर अमीनो ग्रुप राइट हैंड साइड पे हो, राइट साइड पे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आप लोगों का डी अमीनो एसिड बोलते हैं। ये एक और कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को याद रखनी है, क्या बोलते हैं? डी अमीनो एसिड बोलते हैं। तो एक हम लोगों ने और कॉन्फ़िगरेशन सीख ली, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोल रहे हैं बच्चों? डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं। अब एक और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन और हम लोगों को समझनी है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्या शुरू कर सकते हैं? हम लोग शुरू कर सकते हैं बच्चों अपना अमीनो एसिड्स के ऊपर की कहानी। तो ये आप लोगों की डी और एल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों की आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएस सिस्टम। क्या बोलते हैं? आरएस सिस्टम या फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोगों की और बची हुई है, वो और हम लोग देख लेते हैं। आपके पास देखो, ये सी अल्फा कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमीनो ग्रुप है, ये H ग्रुप है और ये R ग्रुप है। अब अकॉर्डिंग टू दी एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, अब इस अल्फा कार्बन से देखो, इतना जल्दी क्यों खत्म कर रहे हैं मैम? नहीं, मैं कहा इसके बाद तुम लोग लिखना आराम से, पहले समझ लो, एक बार फ्लो बना हुआ है ना तो समझ लो पूरा, क्योंकि एक साथ ही करना है हम लोगों को। सुनो ध्यान से, देखो आपके पास इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड नाइट्रोजन, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच क्या है? नाइट्रोजन है। इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच क्या है? H ग्रुप है। इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच क्या है? कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच क्या है? R ग्रुप है। इन चारों में से R को छोड़ दो, क्योंकि R आपका अलग अलग हो सकता है। इस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन में से सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन है, तो इसको हम देंगे नंबर 1। फिर कौन है? कार्बन है, इसको हम देंगे नंबर 2। और फिर कौन है? हाइड्रोजन है, इसको हम लोग क्या देंगे? नंबर 3 देंगे। अब आप लोग जिस तरीके से 1 से 2 की तरफ जब जाएंगे, जहां पर भी जा रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग अपनी एरो को घुमाए, उसकी अकॉर्डिंग क्या करें? अपनी एरो को घुमाए। अगर तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, अगर तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर फॉर्म अमीनो एसिड बोलते हैं। यही अब देखो, दोबारा से अगर मैं ड्रॉ करूं,
यही अगर मैं दोबारा से ड्रॉ करूं, इसके अंदर तो हमारा क्या था कि ये है हमारे पास, मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई, या फिर मैंने अगर COOH को इधर रखा, ये C अल्फा कार्बन है, ये अमीनो ग्रुप है, ठीक है, ये H ग्रुप है, ये R ग्रुप है। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला 1 ये आएगा, 2 ये आएगा और 3 ये आएगा। अब 1 से 2 की तरफ क्या करो, एरो को बढ़ाओ। क्या दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती हुई दिखाई दे रही है। एंटी क्लॉकवाइज में मेरे को अपना एरो दिखाई दे रहा है, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, एस फॉर्म अमाइनो एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, एस फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारे क्या है, यहाँ पर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर फॉर्म अमाइनो एसिड बोलेंगे। अगेन ये डी और एल दोनों अलग अलग हैं, आर और एस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ऑल्दो आप लोगों को सेम दिखाई दे रहा होगा कि मैम NH2 इधर था, इसके अंदर भी NH2 इधर है, पर नहीं, आपके पास ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है। ये 3D कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां से, ठीक है। तो हमारे पास L अमाइनो एसिड्स, D अमाइनो एसिड्स, R टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, S टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास मैंने इनएंशियोमर्स आप लोगों को बताया, अल्फा बीटा गामा अमाइनो एसिड्स आप लोगों को बताए, और हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोटीन को भी डिस्कस किया, ठीक है। अब देखो ध्यान से दोबारा से देखना, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, लास्ट चीज बची हुई है। मैम आर ग्रुप को नंबरिंग क्यों नहीं की, आर ग्रुप को की तो बच्चे नंबरिंग देखो, ये रहा 1 2 3 आर ग्रुप, क्योंकि आचार्य हर एक में ना अलग अलग होगा। जब मैं आपको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स पढ़ाऊंगी ना, तो आर ग्रुप सबके अंदर अलग अलग है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड दे दिया जाए और उसके अंदर आर ग्रुप भी लिख दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जनरली आर ग्रुप आपका डायरेक्टली ना जो कार्बन ही होता है, कार्बन के पीछे आपका देखो जनरली यहाँ पे कार्बन ही आएगा। चलिए अब एक चीज आप लोगों को बताती हूँ, मैंने आप लोगों को जो स्टार्टिंग में बोला, ये mRNA है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके अमाइनो एसिड्स, आपके क्या है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। सपोज AUG ACC AUC, ठीक है, इस तरीके से आपके न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो इन 3 न्यूक्लियोटाइड को पढ़ करके एक अमाइनो एसिड आएगा। इन 3 न्यूक्लियोटाइड को पढ़ करके क्या आएगा, एक अमाइनो एसिड आएगा, ठीक है। और यहीं पर आपका एक प्रोसेस होता है कि मैम इधर ही हम लोगों का राइबोसोम बैठते हैं, और राइबोसोम इस प्रोसेस को करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो tRNA, देखो tRNA भी आते हैं, tRNA अपने ऊपर अमाइनो एसिड्स को लेकर के आते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करना आप लोग जरा कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं। राइबोसोम्स जिन अमाइनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, लेकिन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस को जनरली आपके जो राइबोसोम्स है उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो कौन से हैं बच्चों? भाई देखो सुनो मेरी बात, आप लोगों ने ये डी और एल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी ना, ये डी और एल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, एल अमाइनो एसिड्स भी पढ़े, डी अमाइनो एसिड्स भी पढ़े। ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ही है, एक अल्फा कार्बन है, कार्बोक्सिलिक अमीनो ग्रुप है, एच है, आर है, यही तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड था। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड डी और एल टाइप के थे। राइबोसोम्स इस प्रोसेस को कर रहे हैं बॉडी के अंदर, जिसके अंदर एक अमाइनो एसिड सपोज ये है आपके पास COOH, H ग्रुप, R ग्रुप और अमीनो ग्रुप। अगर इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा हो ये कैसा है, L है, तो आपके पास जितने भी अमाइनो एसिड्स राइबोसोम्स के थ्रू आपका जो राइबोसोम्स के थ्रू जैसे इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, वो जो अमाइनो एसिड्स आएंगे वो L अमाइनो एसिड्स होंगे। तो राइबोसोमिकली राइबोसोम्स के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू जिन अमाइनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म किया जाता है, उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म किया जाता है, वो और कुछ नहीं बच्चों, आप लोगों के क्या होते हैं, आप लोगों के होते हैं भाई वो
डी टाइप ऑफ, एल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। देखो ये भी एल अमाइनो एसिड है, ये भी एल अमाइनो एसिड है। अगला जो अमाइनो एसिड आएगा ना वो भी कैसा होगा आप लोगों का, एल अमाइनो एसिड ही होगा। क्या होगा आप लोगों का, एल अमाइनो एसिड ही होगा। इसीलिए मैं इन फ्यूचर जितनी बार भी आप लोगों का पेप्टाइड बनाऊंगी ना, उसका एक जगह पे एन टर्मिनल लिखूंगी और एक जगह पे सी टर्मिनल लिखूंगी। सोचो सोचो, आपके पास एक प्रोटीन बना है, आपके पास एक प्रोटीन बना है और उस प्रोटीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 अमाइनो एसिड्स हैं। उस प्रोटीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने अमाइनो एसिड्स है बच्चों, 3 अमाइनो एसिड है। देखो आप लोगों ने अभी देखा कि इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, जो आप लोगों का ये पहला अमाइनो एसिड है उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसका जो अमीनो ग्रुप है, उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक बॉन्ड का फॉर्म हुआ है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड का ही दूसरा नाम होता है अमाइड लिंकेज। क्या होता है, अमाइड लिंकेज भी बोलते हैं इसको, अमाइड लिंकेज, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन एच को ही क्या बोलते हैं, अमाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने आप लोगों को बोला कि आपके पास एक प्रोटीन है, मैंने आपको बोला कि ना एक प्रोटीन है उसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ 3 अमाइनो एसिड्स है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 अमाइनो एसिड से वो बना हुआ है। तो सोचो जो पहला अमाइनो एसिड है एल अमाइनो एसिड होगा, इसका अमीनो ग्रुप फ्री घूम रहा है, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप ने, इसके कार्बोक्सिल ग्रुप ने जो दूसरा अमाइनो एसिड आएगा उसका जो अमीनो ग्रुप होगा उसके साथ क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। ये भी कैसा है, एल अमाइनो एसिड। इसी तरीके से जो तीसरा अमाइनो एसिड आएगा और जो आपके पास उसका अमीनो ग्रुप होगा उनके बीच में भी क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और ये भी एल अमाइनो एसिड है। तो ये देखो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जब भी आप लोग एक प्रोटीन को बना रहे हो और एल अमाइनो एसिड्स इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं तो आप हमेशा पेप्टाइड को इसी तरीके से लिखोगे एनसी के नाम से, क्योंकि आपका दिखाई दे रहा हो तो इस पेप्टाइड के अंदर, इस प्रोटीन के अंदर एक आपके पास पहले वाले अमाइनो एसिड का अमीनो ग्रुप फ्री है इसलिए एन लिखा जाता है, और जो लास्ट अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है इसलिए सी लिखा जाता है। इसलिए हमेशा हर एक प्रोटीन को एन और सी से लिखा जाता है, सिर्फ इसीलिए इनको एन और सी से लिखा जाता है, और कोई सिनेरियो नहीं है। ये तब है जब हमारे पास सब के सब एल अमाइनो एसिड हमारे पास जुड़ रहे हैं और बॉडी के अंदर राइबोसोम्स के थ्रू हम लोग एल अमाइनो एसिड्स को ही जोड़ते हैं। अब अगर आप लोगों का सवाल आ जाए कि मैम हम लोग सिंथेटिकली अगर हम लोग डी अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके एक पेप्टाइड को बनाना चाहें तो भाई ऑफ कोर्स ही बात है उसका कार्बोक्सिलिक एंड इधर होगा, तो आपके पास इस तरीके से आप लोग लिख दोगे, उसका पहला सी टर्मिनल आएगा फिर एन टर्मिनल आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो इस तरीके से पेप्टाइड बनाने के केपेबल नहीं है, इसलिए आपको बॉडी की जो पेप्टाइड्स है, प्राइमरी पेप्टाइड है, वो इस तरीके से ही दिखती है। अब एक और चीज आपको अगर इधर दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर पेप्टाइड एक बार ये बन गया, एक बार ये बन गया, तो प्रोटीन के अंदर बहुत बार पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। इसी वजह से प्रोटीन्स का दूसरा नाम होता है पॉलीपेप्टाइड। क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। अमाइनो एसिड्स के अंदर आपका अमाइड लिंकेज होता है, दो अमाइनो एसिड्स के बीच में अमाइड लिंकेज होता है जिसको आप पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हो। प्रोटीन्स का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड है क्योंकि दो अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए जो बीच में बॉन्ड बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, वो मल्टीपल टाइम्स बन रहा है। पॉली का मतलब होता है मैनी, पेप्टाइड का मतलब है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। आ रही है आप लोगों को यहाँ तक, कोई भी बात में दिक्कत है, शक है, कुछ भी है बोल दो। ये प्रोसेस में मैं दोबारा से बता देती हूँ,
बॉडी राइबोसोम्स के थ्रू, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू जिन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट करती है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है एल अमाइनो एसिड्स। एक एल आ जाए फिर एक डी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे एंजाइम्स भी नहीं है, सारे के सारे डी हो, ऐसे एंजाइम्स भी नहीं है बॉडी के पास। अगर कुछ अलग से कुछ बन जाता है तो भाई वो उस ऑर्गेनल की कैपेबिलिटी है, अदरवाइज नॉर्मली नहीं मिलते हैं। सारे एल अमाइनो एसिड्स ही होने चाहिए एक आपके प्रोटीन के अंदर। आ रही है आप लोगों को बातें समझ में? तो डी और एल है, ऐसे आर और एस हो सकते हैं। एक प्रोटीन के अंदर कुछ आर भी हो सकते हैं, कुछ एस भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोटीन के अंदर सारे के सारे एल होंगे, कोई डी नहीं होगा। ठीक है मैम, डी अमाइनो एसिड्स आर डज नॉट फॉर्म प्रोटीन। देखो बनाते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल भी नहीं बनाते, बनाते हैं लेकिन इतने कॉमन नहीं है। उसके लिए कुछ अलग से एंजाइम्स वगैरह होंगे, बनाते होंगे, पर नहीं इतने कॉमन नहीं है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही कि आपको प्रोटीन्स के अंदर डी अमाइनो एसिड मिलेंगे ही नहीं, मिलते हैं, आप उनको सिंथेटिकली बना सकते हो। ठीक है, पर बॉडी के अंदर इतने कॉमन नहीं है कि उनको आप इनकॉर्पोरेट कर सको एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर।